एवं स्वस्थ विश्व की संकल्पना को साकार करने हेतु योग ऋषि स्वामी रामदेव जी एवं श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी द्वारा प्रतिष्ठापित 21वीं सदी का योग, आयुर्वेद, चिकित्सा एवं अनुसंधान संस्थान पतंजलि योग पीठ, जहां असाध्य रोगों के लिए पंचकर्म, षटकर्म, एक्यूप्रेशर व प्राकृतिक चिकित्सा की श्रेष्ठ सेवाएं उपलब्ध हैं। योग पीठ की अत्याधुनिक लैब में सभी प्रकार के मेडिकल चेकअप, सभी प्रकार के दांतों के रोगों के लिए विश्व स्तरीय अत्याधुनिक दंत चिकित्सालय, सफेद व काला मोतिया से लेकर सभी नेत्र रोगों के लिए नेत्र चिकित्सालय है। बवासीर व भगंदर अर्थात पाइल्स व फिस्टुला के लिए क्षारसूत्र द्वारा शल्य चिकित्सा उपलब्ध है। मोटापा, मधुमेह, सभी प्रकार के चर्म रोग, पेट की पुरानी बीमारियों व गठिया आदि असाध्य रोगों व शरीर की शुद्धि के लिए प्राकृतिक चिकित्सा का विश्व स्तरीय संस्थान योग ग्राम है। अतः योग पीठ में उपचार के लिए आने वाले सभी रोगी तथा आवासीय योग शिविरों में भाग लेने वाले सभी व्यक्ति योग पीठ की इन सभी स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। साथ ही हरिद्वार व पवित्र 4 धामों की तीर्थ यात्रा के दौरान पतंजलि योग पीठ के प्राकृतिक सुरम्य आध्यात्मिक वातावरण में आप रात्रि विश्राम भी कर सकते हैं। भ्रष्ट तंत्र, लूट तंत्र तथा विदेशी कंपनियों के लूट के षड्यंत्र को खत्म करने के लिए स्वदेशी विचार, सिद्धांत एवं संस्कृति को संपूर्ण राष्ट्र में स्थापित करने के लिए देश भर में वर्ष 2012 में हमारी 1 लाख स्वदेशी केंद्रों के माध्यम से एक मजबूत आध्यात्मिक स्वदेशी तंत्र की स्थापना की योजना है। 3 से 5 हजार की आबादी वाले बड़े गांव व छोटे कस्बों में जो भी व्यक्ति स्वदेशी विक्रय केंद्र खोलना चाहते हैं तथा जो युवक स्वदेशी प्रचारक के रूप में सेवा करना चाहते हैं, वो अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। फोन 01334 240 008 248 999 246 737 244 107 248888। फैक्स 01334 244 805 और 240664। वेब www.patanjaliayurved.org। ईमेल marketing@patanjaliayurved.org और career@patanjaliayurved.org। ओम योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतंजलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। पतंजलि योगपीठ परिवार से जुड़े हुए सभी भाई बहन, आज एक ऐतिहासिक शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसका परिणाम और जिसका प्रभाव इस राष्ट्र के लिए बहुत बड़ा होने वाला है। उसका आर्थिक, सामाजिक, आध्यात्मिक, नैतिक हम मूल्यांकन करें तो यह एक बहुत बड़ी शुरुआत पहले ही हो चुकी है। उसका एक पक्ष देश के सामने आ चुका है, अभी दूसरा पक्ष जो आंशिक रूप से देश के सामने और विश्व के सामने था, उसका विराट पक्ष अभी सामने आना है। योग और आयुर्वेद यह हमारे ऋषियों का वरदान है और पूरे विश्व को भारतीय ऋषियों की देन है। और आज ये प्रसन्नता की बात है कि जिन सरकारों ने योग और आयुर्वेद को सदा तिरस्कृत किया, उसकी उपेक्षा की,
उन सरकारों की भी अब समझ में आ रहा है कि हमें सब तक आरोग्य को पहुंचाना है, तो योग और आयुर्वेद के बिना हम उसको नहीं पहुंचा सकते। काले धन, भ्रष्टाचार और व्यवस्था परिवर्तन के इस विराट आंदोलन से घबरा करके चाहे सरकारें हमारे खिलाफ खड़ी हुई हों, इन विपरीत परिस्थितियों में भी जब अखबार हमने देखा और उसमें 12वीं पंचवर्षीय योजना में योजना आयोग की रिपोर्ट के अंदर योग एवं आयुर्वेद को एमबीबीएस के पाठ्यक्रम में भी पढ़ाने की बात की, तो हमने कहा कि कहीं चलो शुरुआत तो हुई। हमने पहले ही दिन से इस बात को रखा था और एम्स में भी जब हमारा कार्यक्रम हुआ, प्रधानमंत्री से लेकर के स्वास्थ्य मंत्री तक को हमने इस बात को कहा था। लेकिन सरकारों को सच से और संतों से इतना डर लगता है, उनको ऐसा लगता हमने सच को स्वीकार कर लिया या हमने संतों को गौरव दे दिया, तो उनको ऐसा लगता है कि इससे जो है कहीं भारतीय धर्म, दर्शन, अध्यात्म और संस्कृति, हमारी परंपराएं कहीं गौरवान्वित ना हो जाएं। लेकिन 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत जब योजना आयोग ने सिफारिशें की, तो उसने कहा कि यदि हम सब तक स्वास्थ्य को ले जाना चाहते हैं तो योग और आयुर्वेद और जो हमारा परंपरागत इलाज है उसके बिना संभव नहीं है। आज भी भारत में करीब 70% लोग परंपरागत तरीकों से अपना इलाज करने में ही विश्वास रखते हैं, और ये तो पुराने आंकड़े की बात हो गई। अब तो 100 में से 99 आदमी, पहली बात तो बीमार होने से बचने के लिए योगाभ्यास की शरण में है, आयुर्वेद की शरण में है, और बीमार होने के बाद 100 में से 99 आदमी पहले सोचते हैं कि इसके लिए योग और आयुर्वेद में विकल्प क्या है। जब वहां विकल्प नहीं मिलता तब वो एलोपैथी की तरफ जाते हैं। तो वैचारिक स्तर पर और सामाजिक स्तर पर यह सत्य स्थापित हो चुका है कि योग और आयुर्वेद लोगों की आज फर्स्ट चॉइस है, उनकी प्रथम प्राथमिकता स्वास्थ्य की योग आयुर्वेद हो चुके हैं। लेकिन प्रथम प्राथमिकता लोगों के वैयक्तिक स्तर पर हो चुकी है, सरकारी स्तर पर वो प्राथमिकता नहीं थी अभी, लेकिन अब सरकार भी मानने लगी है। कम से कम उन्होंने कहा कि पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों में काम कर रहे बाबा रामदेव के पतंजलि योगपीठ जैसे गैर सरकारी संगठनों के काम को बढ़ावा देने के लिए इनकी मदद करने को भी जरूरी बताया है। वैसे तो ये मदद बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन क्या करें, हम सच के रास्ते से हट नहीं सकते, इसलिए परेशानी। सरकार के लिए बाबा रामदेव जैसे योग और आयुर्वेद के गुरुओं की मदद लेना क्यों जरूरी है, यह पूछे जाने पर समिति के एक सदस्य कहते हैं, सरकार खुद ही दवा बनाने की विधि तय करे, दवा बनाए, सभी तक पहुंचाए और उन पर नजर भी रखे, यह मुमकिन नहीं। इसके लिए गैर सरकारी संगठनों को आगे बढ़ाना ही होगा। वे यह भी कहते हैं कि राजनीतिक विरोध अपनी जगह पर है, लेकिन ऐसे कुछ संगठनों और लोगों के योगदान को नकारा नहीं जा सकता। जो प्रबुद्ध लोग हैं वो रहते हैं तो सोचते हैं ना देश के लिए, देश के भविष्य के लिए। इसी तरह आयोग कहता है कि एलोपैथी के डॉक्टर अब योग और आयुर्वेद से नाक भौं सिकोड़ना बंद कर खुद भी अपने मरीजों पर इन्हें आजमाएं। यह योजना आयोग की सिफारिश है। हम अपनी परंपराओं पर, अपनी स्वदेशी चिकित्सा पद्धतियों पर, स्वदेशी के दर्शन पर यदि नहीं लौटते हैं तो देश की कितनी बड़ी हानि हो रही है। तो खाली 4 सेक्टर्स की मैं बात कर रहा हूं। हेल्थ के अंदर WHO, UNO और भारत सरकार के आंकड़ों के अनुसार इस समय करीब जो ऑफिशियल खर्चा हो रहा है, देखो बहुत से लोग तो हिसाब किताब रखते ही नहीं। जो आम आदमी मेडिकल स्टोर से जाके दवा ले या डॉक्टर को जाके दिखा दिया, हिसाब किताब नहीं रखता है। इस देश के अंदर बहुत कम लोग हैं जो चेक से, ड्राफ्ट से पे करते हैं हॉस्पिटलों को, डॉक्टरों को, मेडिकल स्टोर को। तो जो पे कर रहे हैं वो करीब लगभग 8 लाख करोड़ रुपए है। तो आप सोच सकते हैं कि
इतना बड़ा ये कारोबार है स्वास्थ्य के क्षेत्र में, दवा, डॉक्टर, हॉस्पिटल्स का खर्चा करीब 10 लाख करोड़ रुपए हम एक अनुमानित मान सकते हैं। और इसको यदि आप वो जो अनअकाउंटेड है उसको भी साथ में जोड़ दें तो ये बहुत बड़ा अमाउंट है। फिर भी जो अकाउंटेड है उसी की हम बात करें तो करीब 10 लाख करोड़ रुपए स्वास्थ्य के क्षेत्र में, एग्रीकल्चर में सीड्स, यूरिया, डीएपी आदि फर्टिलाइजर्स एंड इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स। और मैं इसको थोड़ा आगे ले जाता हूं, एग्रीकल्चर में हम खाली यही नहीं, सीड्स में, रासायनिक खादों में और कीटनाशकों में, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स में, सीड्स के अलावा गांव के अंदर नशा बहुत बुरी तरह से विदेशी कंपनियां परोसने में लगी है और गांव के लोग भी यही दवा खा रहे हैं। तो दवा वाले को हम अलग गिन भी लेते हैं तो खाली हम नशा और खाद, कीट और बीज इसी को हम सोचें तो ये खर्चा कम से कम भी ये भी 10 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का है। नशा अकेला ही 10 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का है। इसमें खाद, कीटनाशक और बीज इसको जोड़ दिया जाए तो ये लगता है ये खर्चा तो बहुत बड़ा है, 10 से 20 लाख करोड़ रुपए के बीच का है। और हेल्थ टॉनिक, विटामिन्स और साबुन, शैंपू से लेकर के दूसरे सेक्टर को हम जोड़ें जो रिटेल मार्केट में जो कुछ बिक रहा है, ये भारत का रिटेल मार्केट जो अभी जब एफडीआई की बात चली तो जितने भी आर्थिक संस्थान थे उन सब ने मूल्यांकन जब किया तो विश्व के 5 बड़े रिटेल मार्केट्स में भारत एक बहुत बड़ा रिटेल मार्केट है। वर्तमान में ये 22,50,000 करोड़ रुपए का व्यापार बताया जाता है और आने वाले 5 से 10 साल में करीब 50 लाख करोड़ रुपए होगा, ऐसा मानना है विशेषज्ञों का। यदि टेक्नोलॉजी बेस्ड चीजों की बात की जाए, चाहे वो कंप्यूटर है, चाहे टीवी है, चाहे मोबाइल है, गाड़ी है, घड़ी है, हवाई जहाज है, एयरक्राफ्ट आदि, हेलीकॉप्टर आदि, इन सबको भी जोड़ दिया जाए तो ये भी बहुत बड़ा मार्केट है। इसका अभी पूरा वैल्यूएशन मेरे पास में नहीं है। कुल भारत की अर्थव्यवस्था 200 लाख करोड़ रुपए की है और इस 200 लाख करोड़ रुपए की अर्थव्यवस्था में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, अब जैसे एक व्यापारी है, वो उसका माइंड अपना है, उसका मनी अपना है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर अपना है, सब कुछ उसका अपना है, लेकिन वो सामान बेच रहा है हिंदुस्तान यूनिलीवर का, वो सामान बेच रहा है कोलगेट पेप्सोडेंट जो है पामोलिव का, वो सामान बेच रहा है जॉनसन जॉनसन का, फाइजर का, वह सामान बेच रहा है जो है वो जो है पैनासोनिक का, वह सामान बेच रहा है सोनी का, वह सामान बेच रहा है ये सीमेंस का। आप इसको देखिए, आप लगभग भारत की आधी अर्थव्यवस्था पर आज विदेशी कंपनियों का कब्जा है। माने प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से भारत की करीब 100 लाख करोड़ रुपए की अर्थव्यवस्था को विदेशी लोग चला रहे हैं। एग्रीकल्चर, हेल्थ और सर्विसेज सभी में घुसे हुए हैं। हमारे पास समाधान क्या है? हमारे पास समाधान के हमने कई चरण बनाए हैं। एक चरण का कार्य हमारा बहुत बड़े रूप में पूरा हो चुका है, वो हेल्थ का सेक्टर है। आज 10 करोड़ से ज्यादा लोगों के प्रत्यक्ष रूप से शिविर हुए हैं और भारत के अपवाद रूप में किसी को ना पता हो आज भारत में कि योग क्या है, आयुर्वेद क्या है, जड़ी बूटियां क्या हैं, कपालभाति, अनुलोम विलोम क्या है, तो मैं कह नहीं सकता। 121 करोड़ लोगों में से कम 120 करोड़ लोगों तक और पूरी दुनिया के 204 देशों में से 200 से ज्यादा देशों तक आज योग और आयुर्वेद का ज्ञान पतंजलि योगपीठ के माध्यम से पहुंचा है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, ये छोटी बात नहीं। ये आत्म प्रशंसा के लिए मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन हमने एक समाधान दिया, हमने मात्र आलोचना नहीं की, हमने क्रिएटिव वर्क किया है। उसके लिए जहां श्रद्धेय आचार्य श्री ने आयुर्वेद को शून्य से एक शिखर आरोहण दिया, महर्षि चक्षुश्रुत और धन्वंतरी के बाद यदि आयुर्वेद आज विश्व पटल में पहचाना गया है तो उसके लिए श्रद्धेय आचार्य श्री का बहुत बड़ा योगदान है। हमें भी भगवान ने जिस कार्य के लिए नियुक्त किया हुआ है, हम तो अपने आप को यंत्र मानते हैं, निमित्त मात्र मानते हैं। सब कुछ
करने की प्रेरणा और सब कुछ करने की शक्ति तो स्वयं भगवान दे रहा है। आज हेल्थ सेक्टर में जो हुआ है वह अपने आप में एक इतिहास में एक अभूतपूर्व घटना जैसा प्रतीत होता है। ज्ञात इतिहास में इस तरह से, अब प्राचीन काल में यूं तो हमारे 1,96,8,53,112 वर्ष पुरानी संस्कृति और जितनी पुरानी सृष्टि उतनी पुराना हमारा आयुर्वेद और योग है, उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूं। ज्ञात इतिहास में हेल्थ के क्षेत्र में इतना बड़ा रेवोल्यूशन, इतनी बड़ी क्रांति शायद ही कहीं हुई हो। अब एग्रीकल्चर में 3 काम करने जा रहे हैं हम। जो स्वदेशी खेती का तरीका है उसको प्रमोट कर रहे हैं और उसके लिए एक बहुत बड़ा आदर्श मॉडल यहां पर बना रहे हैं। उसमें देसी बीज, देसी खाद, देसी कीटनाशक और 99% कीटनाशकों की जरूरत ही नहीं पड़ती है। कितना बड़ा अभियान है, जैसे अंधाधुंधम दवा खा रहे थे खुद, किसकी कोलेस्ट्रॉल की, किसकी बीपी की, किसकी शुगर की, किसकी कैल्शियम की, किसकी आयरन की गोलियां खा रहे थे, स्ट्रेस की गोलियां खा रहे थे, पता नहीं क्या क्या हम बिना मतलब की दवाएं खा रहे थे। ऐसे ही अपने खेत खलिहानों में भी ऐसे बिना मतलब की दवाएं डाल रहे हैं। यदि एक कीट जो है शाकाहारी है, जो पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचाए, तो 3 मांसाहारी कीट हैं उसको खत्म करने के लिए। तो प्रकृति ने बैलेंस बनाने के लिए जब सब कुछ पहले ही बनाया हुआ है, तो पॉलिटिक्स, कॉर्पोरेट, ये दोनों मिलकर के तकनीकी को गुलाम बनाते हैं और तकनीकी के माध्यम से लोगों को फिर लूटते हैं। 1% भी कीटनाशकों की आवश्यकता नहीं है, ऐसे बड़े बड़े साइंटिस्टों का मानना है। अभी पूरे विश्व में इस बात को स्वीकार कर लिया है कि धान के अंदर कोई भी कीटनाशक नहीं डालना चाहिए, क्योंकि जितने उसमें कीड़े आते हैं खाने के लिए, उससे 3 गुना कीड़े उनको मारने के लिए स्वाभाविक रूप से होते हैं। अभी सभी चीजों में हो चुका है, तो हम उसके अलग अलग प्रयोग कर रहे हैं। यदि देसी खाद और देसी बीज से फसल की जाए तो उसमें 99% तो बीमारियां होती ही नहीं। जैसे कमजोर आदमी को बीमारी होती है, हमें बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल और जो है हार्ट अटैक की प्रॉब्लम थोड़ी होगी, क्योंकि हम स्वस्थ हैं। तो ऐसे स्वस्थ फसलों को बीमारी नहीं होती। खैर, तो देसी खाद, देसी कीटनाशक का तरीका और देसी बीज, और इसके साथ साथ उसमें मैं एक दूसरा शब्द बोलूं तो जैसे हमने 0 बजट हेल्थ दी, अनुलोम विलोम करो, कपालभाति करो, ये 0 बजट हेल्थ। ऐसे ही 0 बजट खेती, अपने गांव घर का ही गोबर प्रयोग करो, अपने पत्तों का प्रयोग करो, और जो भी जो है कंपोस्ट खाद के तरीके होते हैं, खैर वो सब चीजें। तो देसी खाद, देसी कीटनाशक, देसी बीज, और उसमें फिर गांव के अंदर हम रोग मुक्ति, नशा मुक्ति का भी अभियान चला रहे हैं। तो स्वदेश की संस्कृति, स्वदेशी खेती, स्वदेशी संस्कृति और स्वदेशी उद्योग, इससे गांव में एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन आएगा। और यदि हम इसको व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखें तो करोड़ों लोगों से स्वदेशी का संकल्प करा रहे हैं कि जो चीज स्वदेश में नहीं बनती, अपने देश में नहीं बनती, वही विदेशी का प्रयोग करें। जो चीज अपने देश में बनती है उसका विदेशी का प्रयोग नहीं करें। और आज करोड़ों लोग स्वदेशी का व्रत ले चुके हैं हिंदुस्तान में। और हम उनको बताते हैं, जब समझाते हैं कि भाई देखो, आप पानी हिंदुस्तान का ही है, भरने वाले भी हिंदुस्तानी है, बोतल भी हिंदुस्तान में बनी है, बेचने वाले भी हिंदुस्तानी है, लेकिन पैसा जा रहा है प्रॉफिट का विदेश में। चाहे आप केले पी रहे हो, एक्वाफेना पी रहे हो, खैर कुछ तो कोका कोला, पेप्सी जैसी तो पीनी होगी चीजें नहीं। आप लक्स लाइफ बॉय का, आप डो का प्रयोग कर रहे हो तो आप साबुन से प्रयोग कर रहे हो, वो अपने हिंदुस्तान में बनी, हिंदुस्तानी बेचने वाले, फैक्ट्रियां भी हमारी हिंदुस्तानियों की हैं, सब चीज हमारी, और पैसा विदेश में बेच रहे हो। तो छोटे छोटे बच्चों से हम पूछते हैं, बोलो बेटा, देश का पैसा देश में रहना चाहिए कि विदेश में जाना चाहिए? वो कहते हैं बाबा देश में रहना चाहिए। तो ये संकल्प इतना बड़ा हो रहा है, इससे देश में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आ रहा है। और विदेशी कंपनियों का 2 जगह से लूट हो रही है। एक तो राजनीतिक दृष्टि से, जब लोकतंत्र लूट तंत्र, भ्रष्ट तंत्र बन जाता है, तो राजनीतिक तंत्र, सरकारी तंत्र और व्यापार तंत्र देश को लूटने लगता है। यदि लोकतंत्र का ढांचा डगमगाता है तो राजनीतिक तंत्र, जिसमें उसके लीडर्स और पॉलिटिकल वर्कर्स, वो लूटते हैं। सरकारी तंत्र भी लुटेरा हो जाता है और व्यापार तंत्र भी फिर वो भी बेनकेल हो जाता है। तो 3 तरह से लूट होती है। तो हमने कहा इस भ्रष्ट तंत्र का और विदेशी तंत्र का बहिष्कार करो,
राजनीतिक रूप से भी, सामाजिक रूप से भी। व्यापारी भी कहे नहीं, हमें स्वदेशी वस्तुओं को ही प्रश्रय देना है। ठीक है, विकल्प जब तक नहीं था तब तक वो कर रहे थे, लेकिन अभी भी जब वो अपने दुकान में सामान रखे तो फर्स्ट प्रायोरिटी दे स्वदेशी सामान को बेचने। उसकी उत्पादकता, उसकी गुणवत्ता अच्छी होनी चाहिए और वो अच्छी उपलब्धि भी हम करा रहे। तो व्यापारी भी स्वदेशी हो, ग्राहक तो है ही देसी, वो स्वदेशी का प्रयोग करें। एक पूरी ऐसी परंपरा हम शुरू करें तो राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से हम इस भ्रष्ट तंत्र का, इस लूट तंत्र का, विदेशी कंपनियों की लूट के षड्यंत्र का बहिष्कार करें। महात्मा गांधी कहते थे बहिष्कार का रास्ता ही इस देश को बचा सकता है इस पूरी लूट से। आज राजनीतिक दृष्टि से हम आजाद हैं, दूसरे लोग हम प्रशासन नहीं कर रहे हैं, परंतु आर्थिक वैचारिक आइडियोलॉजी के तौर पर, चाहे वो विकास के मॉडल हो, जो पश्चिम में सब फेलियर हो जाता है जिस मॉडल का, वो हमारे यहाँ पर हम पर थोप दिया जाता है। तो मैं बात ही कर रहा था, अब बहिष्कार का ही हमारे पास में एकमात्र विकल्प है, उसको अपना रहे हैं। और ये जो FMCG की बात है, जो है फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स की बात है, रिटेल मार्केट में एक स्वदेशी तंत्र की स्थापना हो, विदेशी दुकानों और विदेशी सामानों का आदमी कहते बहिष्कार करे तो हमारे पास विकल्प क्या है। महात्मा गांधी जी का इस संदर्भ में बहुत बड़ा योगदान हो, कहते हैं स्वदेशी के बिना हम देश को स्वावलंबी नहीं बना सकते, अपने पैरों पर खड़ा नहीं कर सकते, उसको आत्मनिर्भर नहीं बना सकते और उसको ताकतवर नहीं बना सकते। अब सोचिए ना, 200 लाख करोड़ रुपए की भारत की अर्थव्यवस्था है, ये तो वो है जो दिख रही है, इसके पीछे न दिखने वाला जो काले धन का तंत्र है पूरा, वो तो बहुत बड़ा है। वो इसलिए हम कहते हैं कि वो जिस दिन खत्म हो गया तो हमें फिर तो भारत कहां से कहां पहुंचेगा। ये बात से प्रश्न है, हम क्या कर सकते हैं इस संदर्भ में? क्या आज हमारे पास में ताकत नहीं है? उसको पहचानना है। ना हमारा देश कमजोर है, ना हम कमजोर है, ना हम पहले कमजोर थे। 18वीं शताब्दी तक भी 25 से 30% विश्व व्यापार में हमारी भागीदारी थी। ये मैं नहीं कर रही, तो सारे विदेशी इतिहासकार इस बात को कहते हैं, राजनीतिक विश्लेषक इस बात को कहते हैं। 18वीं शताब्दी तक 25 से 30% हमारी भागीदारी थी विश्व व्यापार में। आज 0.5%, माने आधा % पर हम रह गए। ये कैसा ग्लोबलाइजेशन? हम कहते हैं कि हम विकास की ओर आगे बढ़ रहे हैं, विकास की ओर आगे नहीं बढ़ रहे, हम कहीं ना कहीं विनाश की ओर आगे बढ़ रहे हैं। प्राचीन समय में जब भारत विश्व के साथ व्यापार करता था, उस समय करेंसी के रूप में ये जो है डॉलर, पाउंड, रुपए ऐसा नहीं होता था, कागज के नोट नहीं होते थे। उस समय जो है हार्ड करेंसी होती थी, माने जिसकी वैल्यू मिलती थी। जैसे गोल्ड था तो उसकी अपनी भी तो वैल्यू थी। तो वो अब खैर वो अब पूरे विश्व में ये खत्म हो गया हार्ड करेंसी वाला प्रचलन। भारत जब व्यापार करता तो सारी दुनिया को सामान देता था, उस सोना वापस उसको बदले में मिलता था। इसलिए भारत में सर्वाधिक सोना था, सोने की चिड़िया इसीलिए था। भारत में ऐसे सोने की खदानें बहुत कम है, भारत से ज्यादा बाहर ज्यादा है। हमारे यहाँ पर लोहा काफी है, कोयला काफी है, एल्युमिनियम और दूसरी चीजें हैं, लेकिन सोना आज भी रिजर्व बैंक के अनुसार 18,000 टन, और वैसे जो यदि एक्चुअल देखा जाए तो करीब भारत के अंदर 50,000 टन सोना। आज भी करीब 150 लाख करोड़ रुपए का तो अपने देश में सोना है, और भू संपदाओं को देखा जाए तो 20,000 लाख करोड़ रुपए की। तो हम कमजोर नहीं है कहीं पर भी। बस हमको एक ये जो मैंने कहा 2 तरह का लूट तंत्र चलता है, एक लोकतंत्र का लूट तंत्र और एक विदेशी कंपनियों के लूट का षड्यंत्र। ग्राम सभा से लेकर के ग्राम पंचायत से लेकर के लोकसभा तक, और इधर से छोटी दुकान से लेकर के बड़े मॉल तक, ऐसा ही पूरा लूट का तंत्र। अब हमारे पास में स्वदेशी तंत्र क्या है? हमारे पास में इस सब को बचाने के लिए आध्यात्मिक तंत्र क्या है, योगिक तंत्र क्या है? तो जो हमारा आध्यात्मिक तंत्र है, योग तंत्र है, वो तो इस पूरे देश ने और पूरी दुनिया ने देख लिया है। अब ये जो स्वदेशी तंत्र का एक बहुत आदर्श स्वरूप हम लेकर के आए हैं, और उसके लिए हमारे पास में बहुत बड़ी क्षमता है। हमने कहा रिटेल से लेकर के, मानी छोटी दुकान से लेकर के और मॉल तक विदेशी सामान बिक रहा है, तो हमें इसका विकल्प तो खड़ा करना चाहिए। महात्मा गांधी कहते थे कि यदि हम इन विदेशी कंपनियों के लूट के षड्यंत्र को खत्म करना चाहते हैं तो हमें एक स्वदेशी तंत्र की स्थापना करनी होगी, और एक एक गांव में एक एक ऐसा योद्धा तैयार करना पड़ेगा जो अहिंसात्मक आक्रामकता के साथ अपने देश और अपने देशवासियों को बचाने के लिए काम करे।
तो 2012 में ये पूरा स्वदेशी तंत्र हम खड़ा करेंगे। शुरुआत जनवरी से हो चुकी है, आगे एक बहुत बड़ी यात्रा हमको तय करनी और इसी के लिए आपको आमंत्रित किया गया है। ये पूरा कॉन्सेप्ट है। और हमारे लिए स्वदेशी तंत्र व्यापार तंत्र नहीं है। पूज्य बापू मोहनदास करमचंद गांधी जब स्वदेशी की बात करते हैं तो लोग उनको महात्मा कहते हैं, और आज जिनके विचारों में पवित्रता नहीं है, स्वदेशी जिनको प्रेम नहीं है, जब हम स्वदेशी की बात करते हैं तो बोले बाबा जो है व्यापार की बात क्यों करता है? योग और आयुर्वेद ऋषि कर्म है, व्यापार कर्म नहीं है। योग और आयुर्वेद ऋषि कर्म है। और दूसरी बात, च्यवनप्राश से लेकर के और टूथपेस्ट तक हमने जो कुछ दिया इस देश को पूरी प्रामाणिकता के साथ, च्यवनप्राश से लेकर के टूथपेस्ट तक जो कुछ हमने दिया, उससे यदि 1 रुपए का भी लाभ हुआ तो उसको श्रद्धेय आचार्य श्री बालकृष्ण जी महाराज या बाबा रामदेव अपने हित के लिए प्रयोग नहीं करते। जैसे 2 कपड़े में आज से 20 साल पहले थे, वैसे ही आज है। 20 साल पहले कम से कम तख्त पे सो लेते थे, आज तो मैं जमीन पर ही सोता हूं। और मैं जमीन पर इसलिए सोता हूं कि मैं अंतिम हिंदुस्तानी के बारे में दिन में तो सोचता ही हूं, रात को भी सोता हुआ भी ये सोचूं कि जब तक जमीन पर सो रहे उस अंतिम व्यक्ति का उत्थान नहीं हो जाएगा तब तक मेरा अभियान जारी रहेगा। जमीन पर सोते हैं, इतना पहले तो कम से कम नाश्ता तो मिल जाया करता था, आज तो वो भी बंद कर दिया। और क्यों? अपने कोई सुख के लिए, सुविधा के लिए, स्वार्थ के लिए नहीं, अभी तो परमार्थ के लिए, इस देश को बचाने के लिए काम में लगे। और जो कुछ मैंने कहा, चाहे वो च्यवनप्राश से लेकर के आंवला एलोवेरा से लेकर के टूथपेस्ट तक, साबुन शैंपू तक, जो कुछ बनाया जड़ी बूटियों से, ऋषियों की ज्ञान से जो भी अनुसंधान किया वो लोगों के कल्याण के लिए किया और उसको आगे बढ़ाया। अब अपने पास में एक बहुत बड़ा स्वदेशी तंत्र है और उस तंत्र को अब गांव तक लेकर के जाना है। तो अभी तय किया गया 3 से 5 हजार की आबादी जिस गांव की है वहां तक अपना एक स्वदेशी विक्रय केंद्र होगा। आज अपने पतंजलि चिकित्सालय और आरोग्य केंद्रों की संख्या करीब 3000 पहुंच चुकी है। और ये देश ही नहीं, पूरी दुनिया में योग और आयुर्वेद पर आधारित किसी तंत्र की सबसे बड़ी चेन है। ये लोग चेन की बात करते हैं, वॉलमार्ट की इतनी बड़ी चेन है और टेस्को की इतनी बड़ी चेन है, वो लूटने वाली चेन है, वो लूट तंत्र है। लेकिन यह स्वदेशी तंत्र है, यह आध्यात्मिक तंत्र है और इसके पीछे एक बहुत बड़ी सोच है, एक बहुत बड़ा संकल्प है, एक बहुत बड़ी ऊंची सेवा की भावना है, त्याग की भावना है। हमारी संस्कृति कहती है व्यक्तिगत जीवन में त्याग और सामाजिक जीवन में समृद्धि के लिए कार्य करना, यह हमारी ऋषि संस्कृति है और यही धर्म है। यह तो अभ्युदय निःश्रेयस सिद्धि सा धर्म है, जिससे आध्यात्मिक और आर्थिक उन्नति हो वो धर्म है। हमने दरिद्रता को कभी धर्म नहीं माना। सुखस्य मूलम धर्म, सुख का मूल धर्म कहा आचार्य चाणक्य ने। और धर्म का अर्थ, धर्म का जो मूल है वो अर्थ, सुखस्य मूलम धर्म, धर्मस्य मूलम अर्थ। धर्म का मूल अर्थ है, अर्थ का मूल राज्य है और राज्य का मूल जितेंद्रियता। ये हमारी परंपरा, ये हमारी संस्कृति है। अब हमारे पास में स्वदेशी तंत्र में क्या है? आज हम यदि प्रोडक्ट वाइज करें, कोलगेट, पेप्सोडेंट, क्लोजअप, इसको हम टक्कर दे सकते हैं? हाँ। हमने जो दंतकांति टूथपेस्ट बनाया है उसके बराबर ना कोलगेट है, ना पेप्सोडेंट है, ना क्लोजअप है। वो इसलिए नहीं कि हमने बनाया, वो जड़ी बूटियों का ऐसा उसमें मिश्रण है, 13 जड़ी बूटियां उसके अंदर डाली और वो प्रयोग किया गया। आज हालात ये है कि जिसने एक बार दंतकांति कर लिया वो दूसरा टूथपेस्ट प्रयोग ही नहीं करता है। और यदि कोई विदेशी कंपनी इसको बनाती, चाहे वो जो है टूथब्रश की बात है, हमने 8 रुपए का ब्रश उपलब्ध कराया लोगों को और बाजार में 15 रुपए से लेकर के 50 रुपए तक मिल रहा है और इसकी शॉर्टेज रहती है।
हमने नमक से लेकर के और टूथपेस्ट तक सबसे सस्ता और सबसे अच्छा प्रामाणिकता के साथ उपलब्ध कराया। महात्मा गांधी के स्वदेशी के दर्शन में दो बातों के ऊपर सबसे बड़ा ज्यादा ध्यान दिया जाता था। एक तो चीजें बहुत ज्यादा महंगी नहीं होनी चाहिए और उनमें गुणवत्ता पूरी होनी चाहिए। तो आज वर्ल्ड क्लास चीजें हमने दी पूरे विश्व में। आज अमेरिका से एक एक कंटेनर के ऑर्डर आते हैं इस दंत कांति के अकेले। और ये तो अभी हमने जो है उसको वैश्विक पटल पर ये पूरी तरह से अभी लेकर के नहीं गए हैं। जिस दिन वैश्विक पटल पर लेकर के जाएंगे तो मुझे पूरा भरोसा है, बस ये थोड़ा सा एक स्वदेशी तंत्र पूरे देश में, क्योंकि हम अभी उसको व्यक्तिगत स्तर पर चला रहे हैं। जब पूरा समाज और देश में साथ खड़ा हो जाएगा तो चीन यदि आज 100 लाख करोड़ रुपए का विश्व के बाजार में अपना निर्यात कर सकता है तो भारत 200 लाख करोड़ रुपए का निर्यात करने की क्षमता रखता है। लोगों में वो विश्वास जगाना है। अब ये हमने 30 रुपए का उपलब्ध कराया और जो है इसमें अभी क्योंकि इतना कम कॉस्ट हमने इसकी रखी तो बोले स्वामी जी इसको चलाना भी तो है आगे, तो शायद अभी 35 करने का ये लोग विचार कर। तो एक तरफ ये 35 रुपए का टूथपेस्ट है और एक तरफ 50 रुपए का कोलगेट पेप्सोडेंट, उनकी भी 2-3 कैटेगरी बनाते हो। तो उधर 50 रुपए का और ये 30 रुपए का, उनसे 1000 गुना अच्छा। और इसमें सारी जड़ी बूटियां लिखी, कोई भी दुनिया की लैब में इसको टेस्ट करा सकते हैं। और इसकी वर्तमान में अभी कैपेसिटी करीब 70 टन की है पर डे की। और अभी ओपन मार्केट में हम इसको एक बड़े रूप में लेकर के जा रहे हैं, क्योंकि अभी भी जो आप सोच सकते हैं कि मात्र 3000 हमारे अभी जो अधिकतम अब पहुंच चुके हैं आरोग्य केंद्र और पतंजलि चिकित्सालय, 3000 केंद्रों से करीब 20 टन की रोज की डिमांड रहती है इसकी, खाली 3000। और रिटेल मार्केट में तो हमारे रिटेल आउटलेट्स की यदि हम बात करें तो मैंने एक दिन ऐसे इसके ऊपर सर्वे किया तो पता लगा हमारे रिटेल मार्केट जो है इसमें 1,40,00,000 रिटेलर्स हैं हमारे देश के अंदर। हम तो इन तक तो पहुंचा ही नहीं सकते। अभी इसको बहुत बड़ा करना पड़ेगा, इसलिए हम कहते हैं एक एक गांव के अंदर इसको खड़ा करना है, एक एक जिले में अपने ऐसी तंत्र खड़ा होना चाहिए पूरा का पूरा। तो जो है ये, लेकिन आज जो हमारे पास में है उसको हम बहुत दूर तक लेकर के जाएंगे। मैंने एक साधारण सी बात की कि लोग कहते थे कि कोलगेट पेप्सोडेंट का विकल्प क्या है, तो दंत कांति उससे 1000 गुना अच्छा विकल्प है। हमारे भी कुछ ब्रह्मचारी मित्र, जब हम भी जब शीत वस्त्रों में थे संन्यास से पहले, तो बोलते थे रिन जैसा साबुन दूसरा नहीं है। तो हमने रिन से भी बढ़िया और उससे अच्छा और उससे सस्ता साबुन बना दिया है। इसी तरह से वॉशिंग पाउडर की बात आती थी तो वॉशिंग पाउडर को हमारे यहां पर पहले बोला जाता था सर्फ, बाद में उसको बोला जाने का निरमा। तो जो है आज ये जो वॉशिंग पाउडर है इसकी इतनी अच्छी क्वालिटी बना दी, इसी के अंदर भी 3 लेकर के आ रहे हैं, क्योंकि सबकी परचेजिंग पावर एक जैसी नहीं होती है, तो 3 वेरिएंट इसके अंदर लेकर के आ रहे हैं। और इसकी भी कैपेसिटी अपनी वो जो है लगभग 100 टन के आसपास सभी चीजों की कैपेसिटी, 70 से 100 टन के आसपास अपने पास में सभी चीजों की कैपेसिटी। डिटर्जेंट के भी 3 वेरिएंट लेकर के आ रहे हैं। ये सारी चीजें विदेशी कंपनियों से सस्ता और उनसे अच्छा विकल्प हर एक चीज का। इसी तरह से अपना जो है, ये तो मैंने कुछ बातें की आपको जो है डिटर्जेंट की, पाउडर की, और इसकी जो क्षमता है और उसका पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो वर्ल्ड क्लास। आपने पतंजलि आयुर्वेद की निर्माण इकाई को देखा है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को देखा है। लोग आकर के कहते हैं इतनी बड़ी यूनिट तो इस देश में हिंदुस्तान यूनिलीवर की भी कोई नहीं है। मैंने कहा आप लोगों के दिमाग में कचरा कहां से घुस गया कि विदेशी लोग ही अच्छा काम कर सकते हैं। हमारे हिंदुस्तानियों के भीतर एक ऐसी कुंठा ने जन्म ले लिया है कि जो अच्छा है वो विदेश का है, जो घटिया है वो हमारा है। हर काम में सबसे अच्छा वो हमारा काम होगा। ये हमें ये संकल्प के साथ हमें आगे बढ़ना और उसको हमने स्थापित किया है। सबसे अच्छी संस्कृति हमारी, सबसे अच्छी चिकित्सा पद्धति हमारी, सबसे अच्छी शिक्षा पद्धति हमारी, सबसे अच्छे उत्पाद हमारे,
सबसे अच्छे इंसान हमारे, सबसे अच्छी बहनें भारत की, सबसे अच्छी बहुएं भारत की, सबसे अच्छी गायें भारत की, गोमाता भारत की सबसे अच्छी, माताएं भारत की सबसे अच्छी, गंगा माता भारत की सबसे अच्छी, वेद माता भारत की सबसे अच्छी, सरस्वती माता भारत की सबसे अच्छी। भारत से अच्छा पूरी दुनिया, जो अच्छा है वो भारत का है, जो कचरा है वो बाहर का है। तो भारत, भारतीयता पर इतना गौरव हमें होना चाहिए और इस बात को हमें जन जन तक प्रतिष्ठापित करना प्रामाणिकता के साथ। और भारत में कोई सोचने के लिए तैयार नहीं था। यहां फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री बन गई, फूड पार्क बनाए कौन, बोले ये तो काम कोई कर ही नहीं सकता हिंदुस्तान में, हमने काम करेंगे। आज जितना उसका बड़ा स्वरूप है और जो उसका दिव्य स्वरूप है, आज अपनी तरह का सबसे बड़ा फूड पार्क, क्योंकि विदेशों में जो फूड पार्क बने उनकी सोच थोड़ी डिफरेंट है, आज दुनिया का सबसे अच्छा, सबसे बड़ा फूड पार्क वो बनाया है और उसकी कैपेसिटी 1000 टन से ज्यादा की पर डे की। जो उसके अंदर जूसेज है, आंवला एलोवेरा का जूस है और दूसरी चीजें, हर एक चीज। और मैं चाहूंगा कि जिन लोगों के भीतर कुंठा रहती है थोड़ा, वो आकर के एक एक यूनिट को देखें, अपनी जूस यूनिट को देखें, तो पता लगेगा लोगों को कि भारत में भी हो सकता है। लोग आकर के, मिनिस्टर्स आकर के बोलते हैं, चीफ मिनिस्टर्स आकर के बोलते हैं। वैसे तो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के भी आने की योजना थी, लेकिन हमने पंगा ले लिया है। आज हम ये पंगा बंद कर दें तो फिर सब आ जाएंगे लेकिन हमने पंगा देश के लिए लिया है और हम इस पंगे को जहां तक इसका अंजाम है वहां तक पहुंचा करके छोड़ेंगे और इस भारत को इस पूरे लूट तंत्र से बचा करके रहेंगे, चाहे वो राजनीतिक लूट तंत्र है या व्यापारिक लूट तंत्र है। ये बहुत बड़ी बात है। आज च्यवनप्राश की अपने पास में आज कम से कम 50 टन से ज्यादा बनाने की कैपेसिटी है और च्यवनप्राश जो बनाया गया वो ऋषियों की पद्धति से बनाया गया। ये अक्सर जो विदेशी कंपनियां सामान बेचती हैं ना, तो उसके पीछे एक स्लोगन होता है, कृत्रिम भूख पैदा करो और सपने दिखाओ। ऐसे अब किसी साबुन का ऐड देते तो ऐसे कि मानो बस धरती पर स्वर्ग आ गया हो। इसको बोलते हैं सपना। अब लक्ष्य साबुन का और तंदुरुस्ती का क्या संबंध? हेलीकॉप्टर से कूदने से क्या मतलब उसका? हेलीकॉप्टर से कूदते हुए और लाइफ बॉय है जहां तंदुरुस्ती हमें है। अरे भाई, घी खाने से तंदुरुस्ती आती है, हमने तो सुना था। दूध पीने से तंदुरुस्ती आती है, भाई लाइफ बॉय खा करके तंदुरुस्ती आएगी? ये कोई खाने पीने की चीज से तंदुरुस्ती आती साहब? लेकिन वो ऐसे स्लोगन दिखाए तो विदेशी कंपनियों का पूरा जो, देखो विदेशी कंपनियां हमारे यहाँ मात्र नहीं आती, खाली आर्थिक लूट नहीं होती है, उसके बाद हमारी माँ बहन बेटियों को बाजार का उत्पाद बनाती है, उनको बिकाऊ सामान बनाती है। वो एक बहुत बड़ा जो है एक संस्कृति हमारे यहाँ पर लेके आती है। तो आज हमने च्यवनप्राश प्रामाणिकता के साथ बनाया। अभी इसमें कुछ देसी कंपनियां भी गड़बड़ कर रही हैं, अपने योग और आयुर्वेद को बदनाम कर रही है, स्वदेशी के दर्शन को बदनाम कर रही है। हमने जो कमीशन है, लाभांश है, वो इतना दिया कि जिससे कि ये तंत्र चलता रहे पूरा, क्योंकि अब व्यापारी व्यापार में अपना पैसा का निवेश करता है, वो सारे संसाधन लगाता है। हमने एक बहुत लिमिटेड मात्रा रखी, माने एक तरह से ये व्यापार तंत्र नहीं है, ये एक बहुत बड़ा मिशन है, ये एक बहुत बड़ा आंदोलन है। हमने च्यवनप्राश दिया, जहां जिसने ये च्यवनप्राश खा लिया वो दूसरा च्यवनप्राश उसके गले के नीचे नहीं उतरता। जिसने एक बार ये टूथपेस्ट प्रयोग कर लिया, दूसरा टूथपेस्ट उसका करने का दिल ही नहीं करता। हमने इसके अंदर ऐसी कोई चीज नहीं डाली कि उसको हैबिचुअल हो जाए लोग। हमने हैबिचुअल होने के लिए कुछ नहीं डाला, लेकिन एडिक्ट होने के लिए कुछ नहीं डाला। हमने उसके अंदर विशुद्ध रूप से जो प्रामाणिकता के साथ जो चीज थी वो दिया। अब ये च्यवनप्राश की कैपेसिटी अभी 50 टन की इस समय वर्तमान में है, ये 100 टन तक की कैपेसिटी हम कर देंगे अगले इस साल के अंत तक, ये हो जाएगा। और एक एक यूनिट की हम बात करें, आज जो है विदेशी कंपनियां अपने यहां पर नमक से लेकर के आटा तक सब में घुस गई हैं, मसाले तक सब में घुस गई। पता नहीं कौन कौन से नए नए विदेशी नाम उनके हैं। एक बहुत
बड़ा तंत्र उनका चल रहा था। हमारे पास में क्या, तो आज आटा बनाने की अपनी जो कैपेसिटी है वो कितनी है पर डे की? 100 टन। 100 टन आटा बनाने की इस समय क्षमता, और वो ऐसा आटा बनाने की क्षमता है। आटा के अंदर जो क्रायोजेनिक सिस्टम होता है, जो ठंडा कर करके पीसने का, मसाले के लिए तो लोग प्रयोग करते हैं क्योंकि उससे उसकी क्वालिटी बनी रहती है। आटे के लिए कोई प्रयोग नहीं करता है, वो पहली बार हम लोगों ने ही यूज़ किया है और हमारे यहाँ वो सिस्टम है। तो वर्ल्ड का जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हम लोग उसको अपनाया हुआ है। तो गुणवत्ता के 2 मानक होते हैं, रॉ मटेरियल की अच्छी क्वालिटी प्लस बनाने की जो प्रक्रिया है वह बहुत अत्याधुनिक और विशुद्ध हो, तो उस तरह से बनाते हैं। और उसमें मसाले में भी कितने? हम मसाले में 50 टन लगभग हम प्रतिदिन बना सकते हैं अभी, और दलिया भी 80 टन के लगभग दलिया बना सकते हैं। और दलिया में भी और आटे में भी आप लोगों की जानकारी के लिए आईटीसी ने अभी शायद वो 5 अनाज या 7 अनाज की बात अब वो लोग कर रहे हैं। हमारे को देख करके हम लोग अभी 3 साल से ही 9 अनाजों का आटा बनाते हैं, और उसके पीछे हमने काफ़ी रिसर्च किया है कि जनरली जैसे लोग शहरों में, हालांकि अभी रिसर्च हो गया है कि वो कैल्शियम, आयरन और विटामिन की जो टैबलेट्स लेते हैं वो बहुत ही खतरनाक और बहुत हानिकारक है। ये तो मॉडर्न मेडिकल साइंस में अभी ये बातें आई हैं। श्रद्धेय स्वामी जी वर्षों से इस बात को कहते थे, और हम लोगों ने उसी समय पर कि जैसे किसी को कैल्शियम की जरूरत है तो आप सिंगाड़े का आटा खाइए, चौलाई का आटा खाइए। आयरन आपको चाहिए तो मडवा का आटा ले लीजिए, तो बाजरे का आटा ले लीजिए। तो कैल्शियम, आयरन और विटामिन के लिए हम अनाज के रूप में लें, न कि टैबलेट के रूप में लें। उससे टैबलेट के रूप में लेते हैं तो उसका लाभ बड़ी बड़ी दवा कंपनियों को मिलता है। यदि हम अनाज के रूप में लेते हैं तो उसका लाभ किसानों को मिलता है। तो उससे किसानों के जो अनाज हैं उनका एक मार्केट बनता है, तो वो पैदा करेंगे। जो सूखे में पैदा होने वाले अनाज हैं, कम पानी पर पैदा होने वाले अनाज हैं, आज भी जिनके बीज देसी बीज हैं, उस बीज को हम पैदा करें, किसान उगाए और लोग खाएं, तो जो शहर का पैसा है वो गांव में जाएगा। गांव के लोगों के जीवन के जो जीवन का स्तर है, जीवन की जो उनकी स्थिति है, उसमें उससे फर्क पड़ेगा। इस स्वदेशी जो दृष्टि है वो बहुत विशाल और व्यापक है कि हम उसको बहुत विशालता के परिप्रेक्ष्य में हमें देखना होगा, हमें समझना होगा। क्योंकि आप लोग भी जितने जने बैठे हैं सभी अपने अपने क्षेत्र के आप लोग प्रतिष्ठित लोग हैं, व्यावसायिक लोग हैं, पहले से कार्य कर रहे हैं। तो ये मात्र व्यवसाय नहीं है, इसके साथ हम राष्ट्र की सेवा किन किन रूपों में कर रहे हैं ये आपको भी समझना होगा। तो ये दर्शन अभी श्रद्धेय स्वामी जी बताएंगे सब। तो स्वास्थ्य और समृद्धि माने उपभोक्ताओं को स्वास्थ्य मिले, और जो गांव गरीब मजदूर किसान जो खेत खलिहान में काम कर रहा है उसको भी समृद्धि मिले। और आप ज्यादा स्वस्थ रहेंगे तो आप ज्यादा समृद्ध होंगे, आप बीमार रहेंगे तो आपकी उत्पादकता भी कम हो जाएगी, आपकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी। तो इस स्वास्थ्य और समृद्धि का एक बहुत बड़ा मंत्र है योग और आयुर्वेद का ये पूरा कार्य। लोग आकर के देखते थे, बोलिए ये इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर आटा बनाने का, ये इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर ये मसाले बनाने का। तो जो मसाले बनाने वाली देश की सबसे बड़ी कंपनियां हैं, उनके यहां पर जो है, जो क्या बोलते हैं मार्केटिंग की भाषा में उनको, उनके सीएमडी और उनके जो है मार्केटिंग हेड्स, वो सब आकर के देख करके भौचक के रह जाते थे, ये क्या इतना बड़ा, और ये खड़ा किसने किया? बोले आचार्य जी ने। बोले इनकी डिग्री क्या है? बोले गुरुकुल के पढ़े हुए, वेद के पढ़े हुए। बोले वेदों में लिखा है? मैंने कहा वेदों में लिखा। हम लोग कोई ये एमबीए करके आए हुए नहीं है। और वो कौन सी यूनिवर्सिटी है आजकल जो पढ़े लिखे लोग होते हैं ना, अपने बच्चों को भी बाहर पढ़ाते, कहाँ ऑक्सफोर्ड में पढ़ाते, और वहां के फेल किए हुए यहां पर राजनीति में पास होना चाहते हैं। अब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के जो प्रोडक्ट हैं वो हिंदुस्तान को हिंदुस्तान नहीं बना सकते, और जिनके भीतर हिंदुस्तानियत है, जिनके भीतर अपने देश की संस्कृति और सभ्यता का गौरव गर्व है, वो इस देश को आगे बढ़ा सकते। भाई बहनों, ये जो कार्य चल रहा है पूरा, मैंने खाली मसाले की बात नहीं की, खाली आटे की बात नहीं की, दलिए की। हाँ, एक नई परंपरा जरूर शुरू हो गई इस हिंदुस्तान में।
पहले सुबह उठ करके लोग चाय पीते थे, अब सुबह उठ करके आंवला एलोवेरा का जूस पीने लगे करोड़ों लोग। ये परंपरा है। चाय हमारी परंपरा नहीं थी, हाँ आंवला एलोवेरा का जूस हमारी परंपरा है। कभी कोई सोच नहीं सकता था हिंदुस्तान में हो सकता है। अब सरकार भी ऐड देने लगी, सरकार भी विज्ञापन देने लग गई, आंवला पियो एलोवेरा पियो सुबह उठ करके। ये जो कॉलेज होते हैं जो मैनेजमेंट के बारे में बिजनेस के बारे में सिखाते हैं, वहां पर एक चैप्टर हो गया पतंजलि योगपीठ का की सेवाएं, कि ये कैसे चीजों को स्थापित किया जाता है समाज के अंदर, स्वस्थ परंपराओं को। एक तो ये होता है भाई आपको नशे को कैसे प्रमोट करना है, बीड़ी को, सिगरेट को, शराब को कैसे प्रमोट करना है, विषयवृत्ति को कैसे बढ़ाना है, जुए को कैसे बढ़ाना है, स्वस्थ परंपराओं को समाज में कैसे स्थापित किया जा सकता है। ये कोई बहुत पुरानी बात नहीं, 5 साल पुरानी बात है। 5 साल पहले हिंदुस्तान में कभी नहीं सोचा था कि लाखों करोड़ों लोग सुबह उठ करके कपालभाति अनुलोम विलोम करेंगे, तो पहले करवा दिया था। लेकिन करोड़ों लोग सुबह उठ करके आंवला एलोवेरा का जूस पीने लगेंगे, ये नई परंपरा हिंदुस्तान में शुरू हुई है पिछले 5 वर्षों से। स्वस्थ परंपरा, जरूरी परंपरा। फिर अब इसका इतना बड़ा बाजार बन गया, तो बोले अब ये तो पहले तो कोई हिम्मत नहीं करता था कि हिंदुस्तान में 100 टन आंवला का जूस रोज खप सकता है, 100 टन आंवला एलोवेरा का जूस भी लोग रोज पी सकते, दारू पी सकते हैं। मैंने एक दिन देखा कितना 1 करोड़ टन कितना शराब रोज पी जाती है। मैंने एक अखबार में वहां था, आज का आनंद अखबार पढ़ रहा था, मैं पूना में था, वो मैंने कटिंग निकाल के रखी हुई, अभी लेकर नहीं आया। हिंदुस्तान में इतनी शराब पी जा सकती है, इसके लिए तो पूरे स्ट्रेटेजी बनती थी और इसको कैसे बढ़ाए। लेकिन आंवला एलोवेरा का जूस हिंदुस्तान में लोग पी लेंगे, इसकी कोई सोच ही नहीं सकता था। हमसे लोग बोलते थे कि स्वामी जी आप लोग पागल हो गए हो क्या? मैंने कहा कैसे? बोले कहीं कौन पिएगा ये इतना जूस, आप लोगों ने बना दी इतनी कैपेसिटी, 100 टन आंवले का जूस, 100 टन एलोवेरा का जूस। मैंने कहा कम पड़ेगा। और आप देखना इसी साल ये पतंजलि आयुर्वेद का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ये कम पड़ जाएगा, दूसरी यूनिट से लगानी पड़ेंगी इस हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान के 4 कोनों पर 4 फूड पार्क ऐसे बनेंगे जैसे पतंजलि फूड पार्क बना है। ये भविष्य के प्लान बता दिया आपको। तो जैसे आज शंकराचार्य जी ने हिंदुस्तान की संस्कृति को बचाने के लिए, सभ्यता को बचाने के लिए, धर्म अध्यात्म को बचाने के लिए 4 पीठों की स्थापना की ना, तो ये आर्थिक लूट से बचाने के लिए 4 पीठ बनानी पड़ेंगी। ये आर्थिक लूट से बचाने के लिए 4 पीठ तो बड़ी होंगी, फिर उनकी जो है वो जो है क्या बोलते हैं सिस्टर कंपनियां, तो उनके फिर जो है उनसे लोग सीखेंगे। तो पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण ये बड़ा तंत्र बनाना पड़ेगा, छोटा पड़ जाएगा। लोग कभी सोच ही नहीं सकते थे ऐसा हो सकता है। बात तो यह है कि कई बार तो मैंने भी ऐसा सोचा ये इतना बड़ा बन तो रहा है, ये इसका होगा क्या? दूसरों को तो आश्चर्य होना स्वाभाविक था। 1% हमारे भी मन में कभी होता था कि हमारे देश में ये स्वस्थ परंपराओं को स्थापित करना, ऐसे तो हम लोग तो हमेशा पॉजिटिव रहते हैं और वहीं से यहाँ इसलिए यहाँ पहुंचे। लेकिन अब जो है जब चीजें खड़ी हो चुकी हैं, ये तो आपको मैंने जो है खाद्य उत्पादों की बात की। आज मुरब्बा यूनिट आप देखेंगे जाकर के, एक बहुत बड़ा तंत्र उसके लिए खड़ा किया गया और इसके पैरेलल पूरे देश में षड्यंत्र भी चलते रहे। बोले जब ये दवाइयां कहां बनाते हैं, इनके पास कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। ये तो अच्छा हुआ, भला है एक पहली माता जी का जिसने आयुर्वेद के बारे में सारा भ्रम तोड़ दिया। क्योंकि जब एक माता जी ने हम पर आरोप लगाए पहले, तो सारे न्यूज चैनल आ गए, उन्होंने दिव्य फार्मेसी को दिखाया, अरे इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है यहाँ। तो लोग कहते थे ये दवाइयां कहीं से इधर उधर से बना बुनो करके पैक करके दे देते हैं। जब पूरे दुनिया के सारे मीडिया के लोग वहां पहुंचे, उन्होंने देखा अरे ये दिव्य फार्मेसी में तो 5 करोड़ गोली बनाने की रोज की कैपेसिटी है। पूरे वर्ल्ड में ऐसे आयुर्वेद में कभी इतिहास में नहीं हुआ और शायद भविष्य में कोई नहीं कर सकता। ये तो इतनी बड़ी यूनिट है। और उस जब देखा कि यहाँ तो इतना टन चूर्ण बनाने की कैपेसिटी है, इतना टन जो है वो गोलियां बनाने की कैपेसिटी है, इतना टन जो है वो क्वाथ बनाने की कैपेसिटी है, इतना टन इसके अंदर जो है भस्म बनाने की कैपेसिटी है। अब सारी जो यूनिटें हैं
भस्म बनाने की यूनिट जब देखते हैं तो लोगों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो इतना बड़ा खरल है, वो हिंदुस्तान में नहीं पूरी दुनिया में इतना बड़ा खरल नहीं होगा। एक खरल की कैपेसिटी कितनी है? 5 टन। अब 5 टन, अब उसके अंदर खरल में घूम रहा है गोल गोल, 1, 1.5, 2 टन ऐसे बड़ी बड़ी खरल। और वो जब अब 1, 1.5 टन 2 टन जब घुटता हुआ उसके अंदर देखते हैं तो कहते हैं क्या हो रहा है? ये भस्म तैयार हो रही है, किसके लिए हो रही है? देशवासियों के लिए। अब मोती पिष्टी हमने शुरू में उपलब्ध कराई, लोग बोलते थे ये हो ही नहीं सकता कि 300 रुपए, और सबसे सस्ती हीरे की भस्म से लेकर के मोती पिष्टी तक। मोती पिष्टी 300 रुपए की 1 ग्राम बाजार में बेच रहे थे, हमने 30 रुपए की 1 ग्राम। एलोवेरा 1200 रुपए बेच रहे थे, हमने 200 रुपए का उपलब्ध कराया। अब उन लोगों ने भी फिर अपने 600 किए, अब 300 पर आ गए। तो इस देश का कई रूपों में फायदा किया। तो मैं बात आपसे कह रहा था जो है अफवाहें कि ये जो है ये जो है बाबा जी तो लोगों को बहकाते हैं। अच्छा, पहले आयुर्वेद के बारे, योग के बारे में भी ऐसे अफवाहें फैलाई कि कपालभाति से थोड़ी किसी का वजन कम होता है। तो फिर अच्छा लोग सोचते चलो करके देख लो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात ही। मैंने कई ऐसे लोगों को देखा, बोले बाबा जी हमने तो कांटा लगाया घर में आपको देख करके, और आप बोलते थे 2 घंटे में आधा किलो कम होता है। तो बाबा जी मेरा तो 1 किलो कम हो गया। आपने जितनी देर वहां करवाया, यहाँ यहीं ऊपर आपने देखा होगा हम स्केल रख दे, जो है कांटा रख देते हैं, स्केल रख करके उसको वहीं पर तुलवाते हैं। 1, 1, 1.5, 3 क्विंटल के हमारे पास माध्यम थे, एकदम पूरे जिन्होंने रिकॉर्ड तोड़ वजन बढ़ाया है उनको तो करवा दे। योग के बारे में अफवाहें फैलाई लोगों ने, उसके लिए हमने सारे रिसर्च डॉक्यूमेंट्स दिए, उसका पूरा मैकेनिज्म बताया। उसके आज पूरी दुनिया में 1500 से ज्यादा रिसर्च पेपर पूरे वर्ल्ड में योग के बारे में पब्लिश हुए। लेकिन एक नई चीज कि योग से कैंसर ठीक हो सकता है, विज्ञान की कसौटी पर योग श्रद्धेय आचार्य ने 2-3 साल लग करके पुस्तक तैयार की, और परिणाम यह हुआ कि आज पूरे विश्व में लोग मानने लगे कि हेपेटाइटिस ठीक हो सकता है, कैंसर ठीक हो सकता है, थायराइड ठीक हो सकता है, बीपी क्योर हो सकता है, आर्थराइटिस क्योर हो सकता है, मानने लगे। ये आयुर्वेद के योग के बारे में जैसे अफवाह फैलाई, आयुर्वेद के बारे में ऐसे लोगों ने अफवाह फैलाई। योग पीठ के पास में, दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट के पास में, दिव्य फार्मी के पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, ये तो इधर उधर से दवाइयां बना करके पैक करके देते हैं। जब उन्होंने एक एक यूनिट को दिखाया जो है कि फार्मेसी में ये दवा बनाने वाली ये यूनिट, इसमें भस्म बनाने वाली ये यूनिट है, मुरब्बा बनाने वाली ये यूनिट है, च्यवनप्राश बनाने वाली ये यूनिट है, इसमें गोलियां बनाने वाली, चूर्ण बनाने वाली ये यूनिट है, पूरा का पूरा जब ये देश के लोगों के सामने सच गया तो लोगों ने कहा, और दूसरों की दवाइयां टेस्ट हुई या नहीं हुई हमें नहीं पता, हजारों बार हमारी मुक्तावटी का टेस्ट हुआ कि इसमें कोई ना कोई जो है कोई केमिकल डालते होंगे। एलोपैथी में जो केमिकल होते हैं ना दवाइयों के अंदर, कोई ना कोई जो है इसके अंदर साल्ट डालते होंगे एलोपैथी वाला, नहीं तो आयुर्वेद की दवा और बीपी लेते ही ठीक कर दे, ये तो इम्पॉसिबल है, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो हजारों बार मुक्तावटी का हजारों बार टेस्ट किया गया, लोगों ने अलग अलग लेबोरेटरीज में करवाया, कुछ नहीं मिला। बोले एक बार बीच में अफवाह फैलाने की तैयारी हुई कि आयुर्वेद में स्टीराइड है। मैं तो हमने पहले ही काम कर दिया, मैंने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी पहले ही। मैंने कहा है लहसुन में है, हल्दी में है, गूगल में है, शिलाजीत में है। तो मैंने कहा ये ऐसे कई तरह से षड्यंत्र किए गए, कुछ तो हमने पहले ही साफ कर दिए जैसे हमें पता लगा कि ये तो होता ही है, ये तो प्राकृतिक है, इसमें क्या दिक्कत है। हमने पूरी प्रामाणिकता के साथ काम किया, और आज तो एक तरफ सारी दुनिया के बेईमान लोग और एक तरफ योगपीठ परिवार खड़ा है। मजाल कोई आकर के बता देना हमने कहां गलत किया है। मैंने ये कसौटी की हमारी सबसे बड़ी परीक्षा है। चलो ये लेबोरेटरी और बाद की बातें हैं, सारी चीजें सबसे बड़ी कसौटी है जो सारी दुनिया के आसुरी शक्तियों के खिलाफ कोई संस्थान खड़ा है और उसका बाल बांका नहीं कर पा रहे हैं। इसका मतलब उसमें प्रामाणिकता की पराकाष्ठा है, विश्वसनीयता की पराकाष्ठा है। सारे पैरामीटर्स के ऊपर खरा उतरा पतंजलि योगपीठ, सारी एजेंसी, सारी सब कुछ है। तो ये मैं इसलिए इस बात को आज कह रहा हूं क्योंकि ऐसे मौके होते नहीं है
कि इन तरह की बातों को रखा जाए। तो आज यह एक अवसर है जहां पर अतीत से लेकर के वर्तमान तक जो हमने किया है और जो हमारी योजना है उसको हम प्रामाणिकता के साथ देशवासियों के सामने रख सकें। आयुर्वेद के बारे में अफवाहें फैलाई गई, योग के बारे में अफवाहें फैलाई गई, हमारे बारे में अफवाहें फैलाई गई। बोले बाबा जी की आंत उलझ गई, ऑपरेशन कराने के लिए अमेरिका गए हैं। बोले कैसे उलझ गई? बोले नोली क्रिया कर रहे थे। अच्छा ऐसी, और ये खबर ऐसे फैलती हैं अफवाहें। मेरे से आचार्य जी ने फोन किया, बोले आज अखबार पढ़ा क्या? मैंने कहा नहीं। अच्छा अब तो पढ़ पढ़ के इतने हम, और जो है देख देख के सुन सुन के हम लोग भी इतने जैसे कहते हैं पक्के हो चुके हैं, अब कोई असर ही नहीं होता इन चीजों का। पहले पहले तो कोई ऐसी खबर आती थी तो मैंने कहा हाँ ठीक है आई होगी देख लेंगे, अब तो पढ़ना ही बंद कर दिया। अच्छा लोगों ने भी पढ़ना बंद कर दिया और सुनना बंद कर दिया। बोले तो बाबा जी के पीछे सब हाथ धो के लगे हुए, इसलिए अब कोई ध्यान नहीं देता। पहले थोड़ा सा कुछ आर्ट होती थी तो लोग फोन करते थे, परेशान होते थे, ऐसा क्यों कर दिया। अब लोगों को पता लग चुका है कि अब यदि कोई एक संस्थान जो पूरी दुनिया की आसुरी शक्तियों के साथ में लड़ रहा है तो उसके बारे में तो रोज ही अफवाहें फैलाएंगे। अब लोगों को भी कोई उससे फर्क भी नहीं पड़ता है। तो मेरे से बोले पढ़ा है? मैंने कहा क्या हुआ? बोले आपके आंत का ऑपरेशन हो रहा है ना। मैंने कहा मैं तो ठीक हूं। बोले पूरी जोरदार अफवाह चल रही है। तो मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, टीवी पर भी बताया। मैंने कहा देख लो भाई मेरा पेट, अब लाइव प्रोग्राम चल रहा था। मैंने कहा भाई मैं यहीं हूं और अमेरिका नहीं गया हूं। फिर बोले बाबा जी का बाईपास हुआ। तो मैंने कहा भाई बाईपास होता है तो यहां से काटते हैं और एंजियोप्लास्टी भी करते हैं, तो कहीं एंजियोग्राफी कुछ तो होगा कहीं। हम तो कहीं हॉस्पिटल में विजिट भी करने चले जाएं तो खतरे से खाली नहीं, किसी रोगी को देखने भी। इसलिए बड़ा माने एक तरफ इतना बड़ा एलोपैथी का तंत्र जो अमेरिका से संचालित होता है WHO से। हमारा तो संकल्प है 5 वर्ष लगे, 10 वर्ष लगे, 20 वर्ष लगे, कम से कम 50-100 साल तो हम डिगने वाले नहीं है। WHO यही बनाएंगे, UNO यही बनाएंगे, WTO यही बनाएंगे, वर्ल्ड बैंक, IMF यहां बनेगा। ये 5 ही तो संस्थाएं जिनसे पूरी दुनिया में षड्यंत्र फैलाए जाते हैं बड़े रूप में। तो वैश्विक संस्थाएं हमारे खिलाफ, WHO तक हमारे खिलाफ षड्यंत्र चलते हैं, UNO में हमारे खिलाफ षड्यंत्र चलते हैं। वर्ल्ड बैंक और IMF डरा हुआ है कि हम अभी तक तो हम मनमाने ढंग से डॉलर पाउंड की कीमत बढ़ा रहे थे। बाबा कहता है कि हमें तो रुपए को डॉलर और पाउंड से स्ट्रांग बनाना है। ये गड़बड़ हो जाएगी। ये तो ये बहुत बड़ी चीजें चल रही हैं, देश के लोगों को वक्त के साथ पता चलता जाएगा। लेकिन मैं आपसे बात इसलिए कह रहा था कि अब एक नई शुरुआत कर रहे हैं। पहले के सारे षड्यंत्र झेल चुके और उन षड्यंत्रों ने फायदा। भ्रष्ट तंत्र, लूट तंत्र तथा विदेशी कंपनियों के लूट के षड्यंत्र को खत्म करने के लिए स्वदेशी विचार, सिद्धांत एवं संस्कृति को संपूर्ण राष्ट्र में स्थापित करने के लिए देश भर में वर्ष 2012 में हमारे 1 लाख स्वदेशी केंद्रों के माध्यम से एक मजबूत आध्यात्मिक स्वदेशी तंत्र की स्थापना की योजना है। 3 से 5 हजार की आबादी वाले बड़े गांव व छोटे कस्बों में जो भी व्यक्ति स्वदेशी विक्रय केंद्र खोलना चाहते हैं तथा जो युवक स्वदेशी प्रचारक के रूप में सेवा करना चाहते हैं, वो अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। फोन 01334 240 008 248 999 246 737 244 107 248888। फैक्स 01334 244 805 और 240664। वेब www.patanjaliayurved.org। ईमेल marketing@patanjaliayurved.org और career@patanjaliayurved.org।